ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग, लेकिन शो में आगे बढ़े उसके पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। इजरायल ईरान युद्ध में कूदे डोनाल्ड ट्रंप, कहा अगले 2 हफ्ते में ईरान पर अटैक कर सकता है अमेरिका। खबर से डाउ फ्यूचर्स 150 अंक लुढ़का, नैस्डैक फ्यूचर्स भी 100 अंक फिसला। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत, गिफ्ट निफ्टी 24,800 के पास सपाट, निके 50 अंक ऊपर तो कॉस्पी में भी हरे निशान में कारोबार। कच्चा तेल 1.5% फिसलकर $77 के पास, सोने चांदी पर भी दबाव, कॉमेक्स पर गोल्ड $3,380 और सिल्वर $36 के पास। घरेलू बाजार में सोना 150 रुपए गिरकर 99,400 के नीचे, तो चांदी 1100 रुपए फिसलकर 1,07,000 के पास। एफआईआईज की लगातार तीसरे दिन खरीदारी, कल कैश मार्केट में 935 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, तो डीआईआईज की खरीदारी लगातार 23वें दिन भी बरकरार, कैश में 606 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। नैटको फार्मा को यूएस एफडीए से झटका, जांच के बाद हैदराबाद के कोतपुर प्लांट में फॉर्म 483 के साथ 7 आपत्तियां मिली। सरकार की इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट जल्दी करने के लिए नियम आसान बनाने की योजना, जल्द बीमाकर्ताओं के साथ बैठक कर सकती है सरकार। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। आरबीआई की प्रोजेक्ट फाइनेंस से जुड़े नियमों में राहत, अब जोखिम के हिसाब से तय होगी प्रोविजनिंग, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। चीन से आने वाले एल्यूमिनियम फॉयल पर 5 साल के लिए लगी एंटी डंपिंग ड्यूटी, $480 से $721 प्रति मेट्रिक टन के बीच लगेगी ड्यूटी। क्या होता है राइट्स इश्यू? क्या हर राइट्स इश्यू में लगाना चाहिए पैसा? राइट्स इश्यू से जुड़ी सारी एक्सक्लूसिव जानकारी हम हमारे स्पेशल शो हर इश्यू राइट नहीं में आज दोपहर 12:30 बजे देखिए ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखिए, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर काफी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की फिर एक बार कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, तो ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत, इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है उस पर भी नजर डालेंगे। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एक दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, जो हमें बाजार इंडेक्स लेवल पर रणनीति तो देंगे ही, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी देंगे। उसके अलावा शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में कमाई वाले वो कौन से कॉल्स होंगे जिससे आपको मुनाफे के मौके बनेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले 1 घंटे में पावर पैक लाइनअप हम आपके लिए लेकर आएंगे और आज के सत्र के लिए आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। याद रखें, गिफ्ट निफ्टी सपाट ही कारोबार करता हुआ, कल के सत्र में हल्की सी कमजोरी निफ्टी पर दिखी थी। बैंक निफ्टी भी करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। आज गिफ्ट निफ्टी 24,804 के पास एकदम सपाट कारोबार करता हुआ, लेकिन अमेरिकी बाजार तो कल के सत्र में बंद थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े, जिसके चलते अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह गिरावट दिखी है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह के संकेत है और कमोडिटी मार्केट में आज सुबह किस तरह का एक्शन दिखा है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अमेरिकी बाजार जूनटीन्थ डे के मौके पर बंद थे। जूनटीन्थ डे मनाया जाता है वहां पर जब स्लेवरी का अंत हुआ था, उसके बाद से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं अमेरिकी लोग। तो मार्केट तो बंद थे, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर से जो सुबह सुबह जो संकेत अभी मिल रहे हैं वो नेगेटिव साइड पर हैं और गिरावट हम देखने की थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त आपको 200 अंक नीचे दिखेंगे और नैस्डैक फ्यूचर में जो गिरावट है करीब करीब 90 अंकों के आसपास की है। और ये गिरावट इस वजह से है क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी ज्यादा गहरा रहा है और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है व्हाइट हाउस के हवाले से कि वो अगले 2 हफ्ते में ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमले को लेकर फैसला कर सकती हैं। तो बाजार को लेकर इस चीज की थोड़ी सी चिंता है।
इस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो। हालांकि अमेरिका चाहता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का जो कार्यक्रम है उसको ईरान बंद करे, और वही सबसे अहम मुद्दा है इस पूरे विवाद की अगर हम जड़ में जाएं तो। इस बीच आप देख रहे हैं कि ईरान और इजरायल के बीच में जंग शुरू हुए 8 दिन हो गए हैं, और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि खामेनी सहित ईरान में अब कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्ज, उन्होंने कहा कि खामेनी मॉडर्न हिटलर हैं। दरअसल कल ईरान ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया, जिसमें कि तेल अवीव है, बिरशेबा है, रमत गन है और होलोन, इन शहरों पर हमले किए। और इसके अलावा इजरायल के स्टॉक एक्सचेंज और कुछ हॉस्पिटल्स को भी ईरान ने कल निशाना बनाया था। इसके बाद इजरायल की तरफ से स्टेटमेंट आया। हालांकि इजरायल भी ताबड़तोड़ ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, और इजरायल ने कल ईरान में अराक हेवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। तो ये साफ है कि ये एस्केलेशन यहाँ से बढ़ रहा है, और इस बढ़ते एस्केलेशन के बीच भारत ने डिसाइड किया है कि वो अपने नागरिकों को इजरायल से भी बाहर निकालेगा। ईरान से तो कल सुरक्षित 110 भारतीय छात्र पहुंच गए थे गुरुवार को दिल्ली, लेकिन अब इजरायल से भी भारत ने फैसला किया है कि वहां से अपने नागरिकों को निकाला जाएगा। अभी तो कुछ पुख्ता कह नहीं सकते कि कितनी क्षति हुई है और कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन कुछ कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि युद्ध में अब तक 639 ईरानी लोगों और 24 इजरायलियों की मौत की खबर है। तो ये तनाव थोड़ा सा और गहराता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कि आगे क्या शक्ल लेता है, और अमेरिका अगर इसमें एंट्री करता है तो निश्चित तौर पर फिर मामला थोड़ा सा और गंभीर हो जाएगा, और बाजार के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण ये स्थिति जरूर होगी। इस एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो चीन की लोन की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, एज एक्सपेक्टेड था। और इसके अलावा पीबीओसी की 1 साल की जो दरें हैं वो 3% और 5 साल का जो लोन प्राइम रेट है उसको 3.5% पर स्थिर रखा गया है। कल की गिरावट हमने देखी थी जापान के बाजार निकेई में 3 सत्र की लगातार तेजी के बाद कल बाजार गिरे थे, लेकिन आज फिर से रिकवरी वाला मोड वहां पर दिख रहा है। 150 अंक ऊपर इस वक्त आपको निकेई कारोबार करता हुआ दिखेगा। कोरिया के बाजार में देखेंगे थोड़ा सा शुरुआत डामाडोल हुई थी, लेकिन इस वक्त करीब आधे % की बढ़त पर कारोबार होता हुआ आपको कोरिया के बाजार में दिखेगा। ट्रंप का पॉवेल को लेकर भी एक बयान आया है जिसकी चर्चा है, और उम्मीदें थी कि नहीं फिर से कुछ तल्ख बयान आएगा जेरोम पॉवेल के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि यूएस फेड दरों में कटौती करे, और पॉवेल अभी वेट एंड वॉच के मोड में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पॉवेल को दरों में कम से कम 2% की कटौती करनी चाहिए, और कल ट्रंप ने कहा कि पॉवेल डिस्ट्रक्टिव हैं और उनके फैसलों के चलते अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो हमने देखा कि ईरान और इजरायल के बीच में जो तनाव बढ़ा है उसके चलते क्रूड में थोड़ी सी और स्पाइक आया है, और कच्चे तेल के जो भाव हैं वो है $77 के आसपास। हालांकि सोना थोड़ा सा नरम हुआ है, और सोने के जो भाव हैं $3375 प्रति आउंस के भाव हैं। बाकी संकेतों की बात करें, डॉलर इंडेक्स 98.65 है। 10 ईयर की अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें 4.39, उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। तो पूरी की पूरी नजर अब इस बात पर है। हालांकि टाइमलाइन थोड़ा सा लंबा है, अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो 2 हफ्ते का एक तरह से समय दे दिया है ईरान को फिर से रीथिंक करने के लिए अपने डिसीजंस पर। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन कुल मिलाजुलाकर संकेत आज मिक्स्ड है। डाउ फ्यूचर एक नेगेटिव पिक्चर पेंट कर रहा है, और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर भी हल्की सी कमजोरी पर ही आज शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। जब हमने शो शुरू किया था सपाट था गिफ्ट निफ्टी, लेकिन अब करीब 14 अंकों की गिरावट के साथ 24,790 के आसपास कारोबार करता हुआ। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी गिरावट दिखी है। अमेरिकी बाजार तो कल बंद थे, लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोरी के ही हल्की सी निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, FIIs के आंकड़े किस तरह के नजर आ रहे हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल के सत्र में भी फिर एक बार खरीदारी की। कैश मार्केट में करीब 940 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे, और DIIs ने भी करीब 600 करोड़ की खरीदारी की। क्वांटम अमाउंट छोटा सा था, लेकिन फिर भी DIIs और FIIs दोनों ने ही कल के सत्र में खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 425 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 3,200 करोड़ की खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर्स में 414 करोड़ की खरीदारी, और स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 1610 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी।
इसके अलावा 7 स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। उन स्टॉक्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है, आज भी एफएनओ बैन में रहेगा। बायोकॉन, सीडीएसएल, हुडको, तो ये 4 स्टॉक्स एफएनओ बैन में। और इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस, आरबीएल बैंक और टीटागर वैगन्स, तो ये पूरे 7 स्टॉक्स जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। इन सभी स्टॉक्स में कल के सत्र में आधे से 3.5% की गिरावट भी दिखी थी, तो इन स्टॉक्स को अब एफएनओ बैन में ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर 7 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन कल के सत्र की सुस्ती के बाद आज भी सुस्त ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से, लेकिन ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं, इंडेक्स लेवल पर आपकी क्या रणनीति होगी? 24,800 के नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। रेंज है अभी भी, मैं बहुत ज्यादा इसमें रीड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट कुछ हफ्तों से एक दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 की अगर हम बात कर ले, 24,400 24,500 का जो लोअर एंड है वो काफी अहम सपोर्ट है, और ऊपर में हम देख रहे हैं 25,000 से 25,200 लगातार एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से मार्केट आज भी एक रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए। बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे नहीं लग रहा मार्केट में हमें देखने मिलेगा। अगर इमीडिएट सपोर्ट आज के लिए बात कर ले तो 24,600 का और 24,700 का, ये 2 लेवल्स बहुत अहम सपोर्ट रहने वाले हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ पे आसपास कहीं संभलता है 24,700 के आसपास, तो मेरे हिसाब से वापस हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है, जो मार्केट को शायद वापस एक बार 24,900 लेके से 25,000 के लेवल्स को टेस्ट करा सकता है। तो ओवरऑल इंडेक्स एकदम बहुत ही छोटे दायरे में शायद आज भी ट्रेड करे। इंडेक्स में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कोई ट्रेड लेने के लिए, उसको अवॉइड करे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले यहाँ पे, तो उसमें थोड़ी वीकनेस हमें कल देखने मिली थी ज्यादा, बट अगेन 55,500 55,300 अच्छा सपोर्ट जोन है यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे वो वॉच आउट करना चाहिए। अगर 55,300 का सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी, तो शायद हमें वापस एक बार 56,000 के आसपास हो सकता है बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखे। तो बैंक निफ्टी भी एक छोटे दायरे में ट्रेड करेगा शीशा, और निफ्टी भी। और मेरे हिसाब से इंडेक्स में फिलहाल के लिए ट्रेड करना एक बार अवॉइड करे, वेट एंड वॉच करे, जब तक कि कोई रेंज ब्रेकआउट हमें नहीं देखने मिलता है। ठीक है, तो इंडेक्स लेवल पर आदित्य ये नजरिया, लेकिन इसके अलावा कोई और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे आज के सत्र में? हाँ बिल्कुल आशीषा, तो काफी सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें कल देखने मिला था। तो और उसी चलते मैं 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हमने देखा 4 व्हीलर स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक अच्छा मूव आ रहा है, तो महिंद्रा में कल अच्छा ट्रेडिंग सेशन भी हमने देखा था। वॉल्यूम्स भी अच्छे थे स्टॉक पे, और एक फ्रेश हाई, ऑल टाइम हाई की तरफ स्टॉक मूव कर रहा है अब। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3270 का टारगेट यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमको लगाना है 2,980 का। सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब एक वापस से अप मूव दिखा रहा है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था एक अच्छा खासा अप मूव दिखा था। हालांकि बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, तो मुझे लग रहा है ये जो स्ट्रेंथ कल हमें कोटक महिंद्रा बैंक में देखने मिली थी वो कंटिन्यू होना चाहिए। करंट लेवल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2230 का यहाँ पे लक्ष्य है, और 2,080 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। बैंकिंग सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय, 2330 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और 2020 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। तो बैंकिंग सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय, और इसके अलावा भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आदित्य ने दिए। लेकिन इसके अलावा एक स्टॉक पर आपकी राय लेना चाहूंगी, जाइडस लाइफ साइंसेज। कल के सत्र में इस स्टॉक में भारी गिरावट दिखी थी। कंपनी के एक राइवल को यूएस एफडीए की अप्रूवल मिली है एक ड्रग के लिए, जिसके चलते काफ़ी वॉलेटिलिटी भी थी लॉरस लैब्स में। इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी, और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे? अच्छा, तो अगर हम जाइडस लाइफ की बात कर ले यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर इसमें हमें कल देखने मिला था, बट स्टॉक ने 20 डीएमए के आसपास सपोर्ट लिया है। करंट लेवल्स पे मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा यहाँ से कोई वीकनेस आना चाहिए। 930 940 अच्छे सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर आएगा। तो अगर आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं जाइडस लाइफ में, तो बिल्कुल देख सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 930 तक का एक स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर मुझे लग रहा है स्टॉक वापस से 1000 10,050 की तरफ आ सकता है। तो ये जाइडस लाइफ पे व्यू थी।
अब अगर हम यहाँ पे फार्मा सेक्टर की बात कर ले तो चुनिंदा स्टॉक्स इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको तेजी देखने मिल सकती है। तो उसमें से मेरा टॉप बेट एक तो लुपिन मुझे बेहतरीन लग रहा है, तो यहाँ पे लुपिन देख सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बाद अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है। ऊपर में मुझे लग रहा है यहाँ पे 2050 से 2100 के लेवल्स वो टेस्ट कर सकता है। और इसके अलावा सिप्ला मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है स्टॉक। ऊपर के लेवल्स पे 1560 को टेस्ट कर सकता है और नीचे सपोर्ट यहाँ पे 1480 का है। ये नजरिया फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स का, लेकिन इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी। सबसे पिटा हुआ इंडेक्स था कल के सत्र में। कई सारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में कल के सत्र में गिरावट दिखी। कल की गिरावट के बाद क्या कोई खरीदारी के मौके बनेंगे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के कोई स्टॉक्स में? अच्छा, मौके बनेंगे इसमें, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा आज के सेशन को मैं वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि कल सबसे ज्यादा गिरा हुआ पिटा हुआ सेक्टर था ये। इसमें दो स्टॉक्स मेरे रडार पे है। एक पीएनबी जो कि अपने 200 डीएमए के आसपास आके टेस्ट कर रहा है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत अहम रहेगा पीएसयू बैंक के लिए। 101 का अच्छा सपोर्ट लेवल है पीएनबी के लिए, इसको मैं वॉच करना चाहूंगा। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है और हमें यहाँ से थोड़ी बहुत अपमूव देखने मिलती है पीएनबी में, तो पीएनबी स्टॉक के साथ मैं जाना चाहूंगा। वहां पे एक अच्छा मूव आ सकता है, बट वेट एंड वॉच रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैनरा बैंक वो भी बेहतरीन लग रहा है। एक अच्छे मूव के बाद उसमें भी हमें कल अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली थी। 3% डाउन था स्टॉक, अच्छे सपोर्ट्स के पास आ रहा है। करीब 104 105 का अच्छा सपोर्ट एरिया है कैनरा बैंक के लिए। तो वहां पे अगर सपोर्ट लेके स्टॉक एक रिवर्सल पैटर्न कुछ दिखाता है तो फिर मैं इसमें भी ट्रेड लेना चाहूंगा। तो पीएनबी और कैनरा बैंक ये दो स्टॉक्स मेरे रडार पर रहेंगे पीएसयू बैंक के क्षेत्र से। लेकिन आज के सेशन को मैं देखना चाहूंगा फर्स्ट हाफ, उसके बाद ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स और उसके स्टॉक्स पर खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा वेट करें, ये सलाह आती हुई। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति और कई सारे सेक्टर्स पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कमाई वाले कॉल कौन से होंगे, ये बताने के लिए भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी 12 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ, लेकिन ऐसे में कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। कौन से हैं वो स्टॉक्स, पूरी लिस्ट लेकर अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। न्यूज़ फ्लो बहुत सारे हैं और आज इंटरनेशनल योगा डे भी है। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स फिटनेस पे तो हमारी सारी चर्चा हो गई। मेरे पे उतना ज़्यादा नहीं लागू होता है, लेकिन आप भी योगा फॉलो करते हैं? नहीं, मैं इतना नहीं करती शरद। अच्छा, तो बस अनुलोम विलोम इतना ही आता है मुझे, लेकिन स्टॉक्स थोड़ा बहुत आता है मुझे, तो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ। नेस्ले पे सबसे पहले बात करें, बोनस अनाउंस कर रहे हैं 26 जून को, कंसिडर करेंगे। ऑफ कोर्स स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, खास करके इन्वेस्टर्स लोग के लिए। ये स्टॉक बहुत टेस्ट किया इन्वेस्टर्स का, पेशेंस और वैल्यूएशंस भी हाई है, तो एक टाइप से एक बेनिफिट जो है इन्वेस्टर को मिल रहा है, तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे एक अच्छी एक्विजिशन हुई है। नाउ स्पिरिट्स करके कंपनी है, जहाँ से 30% से अपना स्टेक बढ़ा के ऑलमोस्ट 100% कर दिया। एंटरप्राइज वैल्यू 130 करोड़ पे। डील जो है एकदम कहेंगे कि सस्ता तो नहीं है, पर मार्केट रेट पे है। डील ईवी टू सेल्स 3.7 टाइम्स पे है। अभी एक्विजिशन इंपॉर्टेंट क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। नाउ स्पिरिट्स में जो है आपके बहुत बड़े बड़े फेमस जिन जो जेंजी में बहुत आते हैं, वो है ग्रेटर दैन जिन, मापुसा जिन, जो हर जगह आपको देखते होंगे। ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वाले जिन्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैलेट आई है उस पर बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स देखने मिला। तो एक एक्विजिशन जो हो रही है बहुत स्ट्रैटेजिक हो रही है। जो इंडियन होम ओन मेकर है, जो इंडियन ओन डिस्टिलरी, उनको एक्वायर कर रहे हैं। उनकी ब्रांड भी जो है हर जगह फेमस है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें तो 24,000 स्क्वायर फीट का जो कमर्शियल स्पेस का साइन इन किया हैदराबाद में। ऊनो मिंडा की बात करें तो एक ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग प्लांट को जो है वो सेटअप करने वाले महाराष्ट्र में ईवी सेगमेंट को खास करके कैटर करने के लिए। जब ग्रीनफील्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि शुरुआत से लैंड और पूरे फिक्सचर्स और फैक्ट्री आप बनाते हैं। जब भी ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड का कन्फ्यूजन होगा तो इसे हमेशा याद रखिएगा।
अदानी पावर की बात करें तो एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया रेजोल्यूशन प्लान का, जहां पे वो विदर्भा इंडस्ट्रीज को अक्वायर करेंगे और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लगभग 4000 करोड़ रुपए का, ऑफकोर्स मार्केट रेट से ये कम है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। नैटको फार्मा ऑफकोर्स टेक्निकल एनालिस्ट की जो बहुत फेमस पिक होती है स्टॉक में, मोमेंटम आता है आज, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया और बड़ा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो। अब 7 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस देखने मिले उनके हैदराबाद प्लांट में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑफकोर्स थोड़ी मोमेंटम ज़रूर थी, लेकिन लगता है कि ये मोमेंटम गिव अप हो सकती है आज। सामिल की बात करें तो एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी की जो न्यूज़ फ्लो आ रही है, जहाँ पे इन्होंने जेवी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। अब ये कंपनी एक साउथ कोरिया की कंपनी है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो है डील करती है। लार्जली जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, लेकिन जो इंडिया की जो सेल्स है इनके प्रोडक्ट्स को लेके, उसमें जो है शामिल उनको हेल्प करेगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। आखिर में रियल्टी बैंकिंग, ये एक सेक्टर वॉच है, लेकिन रियल्टी शेयर्स और बैंकिंग शेयर्स पे भी नज़र रखिएगा। आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स को ईज कर दिया है और जो प्रोविजनिंग्स होती है लेंडर्स की उसको कम कर दिया है। ऑफकोर्स हाल ही में हमें पता चला कि जो प्राइवेट कैपेक्स है वो भी बढ़ रहा है गवर्नमेंट कैपेक्स से, और इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो है, तो धीरे धीरे करके ट्रांसमिशन आता है। तो रियल्टी बैंकिंग तो रहेंगे ही फोकस में, थोड़ा सा कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्पेस भी देख लीजिएगा। तो ये अहम स्टॉक्स है या थीम्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे, जहां पर एक्शन दिखेगा। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे।